आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, पेपर का कोड यहाँ पर 346 BCE के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर जो लिखा हुआ है 2025, तो 2025 के पेपर के माध्यम से जो है प्री बोर्ड का एग्जाम लिया जा रहा है। तो एक एक प्रश्न को जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन करके बताया जाएगा, हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को बहुत सरल भाषा में जो है आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। अब तो पहला प्रश्न है, दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को k पारावैद्युतांक वाले माध्यम में इतने ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। तो F1 बटा F2 का मान क्या होगा। बहुत आसान विधि से इसको हल किया जाएगा। और यहाँ सबसे पहले जब लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में जो है किनका नियम लागू होगा, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लागू होगा। किनका नियम? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से सब क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या होता है तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलाम का नियम। यदि नहीं जानते हैं तो सूत्र को याद रखिएगा। यफ का सूत्र होता है, यफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है नॉट होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1 और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर Q2 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर R का स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर जो है इसको एक मानना चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु आवेशों को एक y में, एक बार y में रखना है तो उसका बल F1 है, एक k पारावैद्युतांक में रखेंगे तो उसका बल F2 है। तो यहाँ दो माध्यम है, एक y के लिए पहले हल करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे y के लिए। अगर y के लिए अगर हम बल निकालते हैं, y मतलब हवा के लिए अगर हम यहाँ पर F का मान निकालते हैं तो जो F है उस F को क्या कहा जाएगा, F1 कहा जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में क्या है R स्क्वायर है। ये तो बन गया y के लिए। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। और पारावैद्युतांक के लिए बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे पारावैद्युतांक के लिए बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पारावैद्युतांक के लिए अगर बनाते हैं तो पारावैद्युतांक अगर इसमें आ जाए तो पारावैद्युतांक पदार्थ का, इसमें पारावैद्युतांक के लिए जब बनाएंगे तो उसमें पारावैद्युतांक रखना पड़ेगा। पारावैद्युतांक इसमें क्या रखना है तो k रखा जाएगा। तो जब k रखा जाएगा तो ये बनेगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था, अब यहाँ k आ जाएगा। अब k का मतलब पारावैद्युतांक पदार्थ k इसमें रखा गया, और इसमें y के लिए अगर देखा जाए तो k का मान यहाँ 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर k का मान यहाँ पर 1 रखा गया, इसमें पारावैद्युतांक कहा गया k रखिए, और आवेश वही रख दीजिए Q1 Q2 बटा जो है R का स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब दोनों में भाग कर दीजिए, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से कर देंगे तो समीकरण 1 भागा जो है समीकरण क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो दोनों में जब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा F1 बटा क्या बनेगा, F1 बटा F2 हो जाएगा। और F1 बटा F2 का मान इसमें पूछा जा रहा है कि F1 बटा F2 का मान क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 हो जाएगा, बटा में क्या है R स्क्वायर है, पूरे का बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर k है, और यहाँ Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 में जब भाग दिया गया तो भाग देने पे क्या कट रहा है, 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 बटा Q2 जो R स्क्वायर है सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा F1 बटा F2 बराबर हो गया, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 1/k बचेगा, क्योंकि कट जाएगा तो यहाँ 1/k बचेगा, k सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, F1 बटा F2 बराबर हो जाएगा, और ये k सबसे ऊपर जाएगा तो बनेगा यहाँ पर k। तो यह बराबर किसका आ गया, F1 बटा F2 किसके बराबर है, तो कहेंगे F1 बटा F2 k के बराबर है। तो इसमें विकल्प जो देखा जाएगा कौन सा सही होगा, तो तीसरा जो विकल्प दिया गया है, इसमें तीसरा विकल्प जो दिया है देख सकते हैं, तीसरा विकल्प k जो है क्या है, सही है। तो यह कैसे हल किया गया, तो किसके नियम से हल किए हैं, कूलाम के लिए। एक y के लिए हल किया, तो y के लिए अगर देखा जाए तो k का मान 1 होता है यहाँ पर, और पारावैद्युतांक पदार्थ इसमें प्रश्न में बताया गया कि पारावैद्युतांक पदार्थ k रखिएगा, ये पारावैद्युतांक k हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 बना, दोनों में भाग कर दिए, भाग देने पे जो मान आया k सबसे ऊपर चला जाएगा, तो F1 बटे F2 बराबर k। तो तीसरा विकल्प इसमें क्या है, सही है। तो अब सीखेंगे अब दूसरा प्रश्न।
तो दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रतिरोध नहीं पूछा गया है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा रहा है, मतलब रो का मान पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। यदि त्रिज्या का आधा कर दिया जाए, त्रिज्या 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, या जो है यहाँ लंबाई 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो यहाँ पर जब भी ये मान दिया रहेगा और प्रतिरोधकता का मान जब पूछा जाता है ना, तो प्रतिरोधकता जो है इस पर निर्भर नहीं रहता है। इसलिए इसमें जो चौथा ऑप्शन जो है अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपवर्तित। इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता इसमें त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। अगर त्रिज्या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यह जो है अगर प्रतिरोध रहेगा तब तो इसका मान अपरिवर्तित नहीं होगा, लेकिन प्रतिरोधकता है तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 है। यहाँ देखिए वोल्ट मीटर है और यहाँ पर मिली वोल्ट, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर दिया गया, देखिए यहाँ वोल्ट मीटर है और ये मिली वोल्ट मीटर, तो ये मिली जब आ गया तो 10 की पावर -3 घात होता है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, और ये वोल्ट मीटर है तो ये बड़ा रहेगा। तो यहाँ मिली जब भी आता है ना, जब भी किसी में मिली रहेगा, और जो है यहाँ वोल्ट मीटर देखिए देखा, इसमें मीटर है, मिलीमीटर है, तो ये बड़ा रहेगा और ये मान छोटा रहेगा। का प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या मान रहा है? x1 तथा x2 है। जब x1 x2 इसको प्रतिरोध माना गया तो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसमें बारे में बताया गया, यहाँ बराबर बताया गया, यहाँ जो बड़ा छोटा बताया गया। लेकिन आप यहाँ पर जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि ये वोल्ट मीटर है और ये मिली वोल्ट मीटर है, तो ये मिली जो है ये छोटा रहेगा, तो मिली को मतलब यहाँ पर वोल्ट मीटर जो दूसरा प्रतिरोध है तो उसको x2 माना जाएगा, ये छोटा हो गया, और ये x1 जो है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये पहला विकल्प जो है इसमें क्या हो जाएगा? सही होगा। क्यों बड़ा विकल्प सही हो रहा है? क्योंकि ये मिली वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए x1 बड़ा किससे है? x2 से है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल बताया गया था, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो किस में चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं कि परवलयाकार में? तो याद रखिएगा वृत्ताकार पथ में जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके ऊपर वाला भी पहला जो क्वेश्चन था इसमें, इसके पहले वाला में भी, इसमें भी पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, अब यहाँ पे दिया गया है कर्णी में 2 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कई सालों से पेपर में आ रहा है, ऐसे प्रश्न थे ना, तो ऐसे प्रश्न को जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कर्णी में 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के क्या है? बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? यहाँ न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालने को बताया गया है। न्यूनतम विचलन कोण निकालिए या प्रिज्म का कोण निकालिए, बात बराबर है, क्योंकि दोनों का कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और हल में प्रश्न में देखेंगे क्या प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि अपवर्तनांक दिया गया है, तो अपवर्तनांक किसे दिखाते हैं? तो n से, और n बराबर क्या दिया गया? कर्णी में 2 दिया गया। और यहाँ पर प्रिज्म का कोण a किसके बराबर है? तो डेल m के बराबर है। तो a और डेल m दोनों मान आपस में क्या है? बराबर हैं। a का नाम क्या है? प्रिज्म का कोण क्या है? और इसका नाम है न्यूनतम विचलन कोण है। दोनों मान आपस में क्या है? बराबर हैं। अब सूत्र हो जाएगा यहाँ पर कि अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है? तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर होता है साइन हो जाएगा साइन a प्लस जो है डेल m बटा क्या हो जाएगा? बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा, और यहाँ लिखेंगे साइन a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है? प्रिज्म का अपवर्तनांक का ये सूत्र है। अब यह n का मान क्या है? तो कहेंगे n का मान तो प्रश्न में कर्णी 2 दिया है, तो कर्णी 2 लिख दीजिए। साइन उतर जाएगा साइन, और a यहाँ उतर जाएगा a प्लस, और डेल m किसके बराबर है? a के बराबर है, तो a लिख दीजिए, बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और पूरे का बटा क्या है? पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे कोई परिवर्तन नहीं है, बस a के जगह पर याद रखेंगे a रहेगा, डेल m बदल गया, डेल m a के बराबर है, तो यहाँ a लिख देंगे। a और a जोड़ लीजिए, कितना जाएगा यहाँ पर? कर्णी में 2 हो गया, बराबर हो गया, साइन हो जाएगा यहाँ पर 2a हो गया, बटा में 2 हो गया, पूरे का बटा, नीचे क्या बनेगा? साइन a बटा 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? कर्णी में 2 बच गया, बराबर हो जाएगा, और ऊपर जो बचा क्या बचा है? साइन a बच गया है, और नीचे यहाँ बचा है साइन जो है a/2 बच गया है। अब यहाँ पर एक सूत्र लागू कर देंगे, त्रिकोणमिति का जो है सूत्र होता है, तो यहाँ साइन a का जो है यहाँ पर सूत्र लागू कर दिया जाएगा। और साइन a का सूत्र क्या होता है? तो साइन a बराबर जो सूत्र होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 साइन a/2 इंटू कास a/2। यह फार्मूला किसका है? तो कहेंगे यह जो सूत्र लिखे हैं साइन a का सूत्र लिख दिया गया, 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 इसका सूत्र होता है। अब इसमें मान को जब रखेंगे तो यहाँ बनेगा कर्णी में 2 हो जाएगा, बराबर साइन a का सूत्र होता है 2 साइन a/2 इंटू कास a/2
A/2 हो जाएगा, पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर sin A/2 हो जाएगा। अब ये sin A/2 से sin A/2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, करनी में 2 बच गया, बराबर हो जाएगा 2 बचेगा, काश हो जाएगा, काश A/2 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, करनी में 2/2 हो जाएगा, बराबर ये बनेगा यहाँ पर काश A/2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बार जो इसको करनी में लिख सकते हैं, करनी 2 बटा यहाँ करनी 2 हो जाएगा, 2 बार लिख दीजिए, बराबर क्या बनेगा यहाँ पर काश A/2। इसको 2 को जो ना 2 बार करनी में लिखा जा सकता है। अब करनी 2 से करनी 2 खत्म हो गया, 1 बटा करनी में 2 हो जाएगा, बराबर, और बनेगा यहाँ पर काश A/2 हो जाएगा। और काश में किसका मान 1 बटा करनी में 2 होता है, तो काश 45 का मान होता है, क्या होता है, काश 45 का मान, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर काश A/2। और 45 किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे 45 बराबर जो हो जाएगा A/2 के बराबर होगा। तुलना करेंगे तो काश से काश हट जाता है, तो A/2 हो जाएगा, 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ 90 अंश का जो है कोण बनेगा। और यहाँ जब अगर प्रिज्म का कोण 90 अंश का बना है तो डेल एम भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ए और डेल एम आपस में क्या है, बराबर बताया गया। प्रश्न में क्या बताया गया था कि दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मान आपस में क्या बताया गया, बराबर है, प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन को। इसलिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें चौथा वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, 90 अंश जो है इसमें सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे हल किया गया है, बहुत आसान विधि से इसको बताया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। ऋण आवेशित जो है, ऋणावेशित आवेशित जो है, और धनात्मक जो है आवेशित, वैद्युत उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे एन टाइप के जो बाह्य अर्धचालक की जो प्रकृति होती है वह वैद्युत का जो है क्या होती है, उदासीन होती है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, विद्युत उदासीन होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि I तथा 4I तीव्रता के 2 तरंगे के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबंध हो। तो यहाँ कला असंबंध हो तो इनको परिणामी तीव्रता निकालना है। तो पहली जो तीव्रता दिया गया है उसको I से दिखाएंगे, और दूसरी तीव्रता जो दिया गया है उसको I1 से दिखाएंगे। तो I1 बराबर I हो गया, और I2 बराबर हो गया 4I हो गया। परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो I1 प्लस I2 होता है। I1 और I2 को दोनों को जोड़ लेंगे तो परिणामी तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो I1 I हो जाएगा, और I2 जो है 4I है। तो 4I और 1I मिलकर के कितना बनेगा, 5I आ जाएगा। यही इसका क्या बनेगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगा, 5I बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। सूत्र याद रखेंगे कि परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I1 प्लस I2, I प्लस 4I मिलेगा, बन करके क्या हो जाएगा, 5I हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। अर्धचालक के अंदर जो है कोटर और जो है इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो जो अर्धचालक में ताप या अशुद्धि के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। अर्धचालक में अगर ताप को बढ़ाया जाता है ना, तो उसके प्रभाव से जो है, इसके अशुद्धि के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन बंध को क्या कर देते हैं, तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा उनके स्थान पर क्या जाते हैं, कोटर होल दोनों पाए जाते हैं। मतलब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाते हैं तो उसके स्थान जो खाली हो जाते हैं, होल बन जाते हैं, उसी होल को क्या कहा जाता है, कोटर या होल कहा जाता है, दोनों पाए जाते हैं। तो अर्धचालक के अंदर कोटर भी होते हैं, कोटर मतलब होल, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से जब हटेगा, निकलेगा, मुक्त होगा, तो उस स्थान के जगह पे खाली होगा, तो इस खाली स्थान को ही क्या बोला गया, कोटर या होल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न दिया गया था, यदि P तथा लेम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हों तो कण के तरंग प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। मतलब ये संवेग और लेम्डा के बीच में क्या संबंध होता है, उसका व्यंजक का जो है नाम बताना है, उसका रूप लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य। दी ब्रोगली साहब ने संवेग और तरंगदैर्घ्य के बीच में एक संबंध स्थापित किए थे, और वो संबंध होता है लेम्डा बराबर होता है H/P। और H का क्या नाम होता है, तो H का नाम प्लांक नियतांक होता है, और P का नाम जो होता है संवेग होता है। तो यह सूत्र किन वैज्ञानिक ने बनाए थे, दी ब्रोगली साहब ने यह तरंगदैर्घ्य के सूत्र बनाए थे। और इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया कि तरंग प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम, तो व्यंजक का नाम क्या होगा, दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, और उनका रूप क्या है, तो लेम्डा बराबर H/P हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न आया हुआ था, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, रेडियो तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य अधिक होती है।
मतलब किस तरंगों में जो है सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे हैं और सूक्ष्म तरंगे हैं, दोनों तरंगों में आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर रेडियो तरंगे की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। किस तरंग का, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तथा आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। जबकि सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति जो है सूक्ष्म तरंगे की जो है, यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म तरंगे की जो आवृत्ति यहाँ पर जो है, यहाँ आवृत्ति नहीं रहेगा, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ आवृत्ति नहीं रहेगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आवृत्ति दो जगह लिखा गया है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, जबकि सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्ध्य जो होता है वह कम होता है और आवृत्ति क्या होता है, वह अधिक होता है, ठीक ना। रेडियो तरंगे की तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिक होते हैं, उनकी आवृत्ति कम होता है। जबकि सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो यह प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक है। तो टाउ का यहाँ व्यंजक बताना है और टाउ का सूत्र होता है बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर होता है यम बी साइन थीटा। टाउ बराबर होता है यम बी साइन थीटा होता है और इसका इसमें केवल व्यंजक के बारे में बताना है, इसका निगमन नहीं करना। ये तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन है तो इसमें निगमन नहीं किया जाता है, इसमें जो है केवल सूत्र के बारे में पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर, वो सूत्र क्या है, तो यम बी क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह दिया गया लेंज का नियम क्या है, और ये तो प्रश्न कई सालों से परीक्षा में आ रहा है कि लेंज का नियम क्या है तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर जो है आधारित होता है। तो जो लेंज का नियम क्या होते हैं, तो लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, जिससे वह स्वयं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। उन्हीं नियम को क्या कहा गया है, लेंज का नियम कहा गया है। तो क्या कहा जाएगा, किसी परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होते हैं या प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसा होता है कि उस कारण का जो है विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं, उसी को लेंज का नियम कहा जाता है। और ये किस भौतिक राशि के संरक्षक पर आधारित होता है, तो यह ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित होता है। कहेंगे लेंज का नियम किस पर नियम पर आधारित है, कहेंगे ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है ना, अगला प्रश्न में जो है कि प्रश्न में जो क्या क्या मान दिया है, आप साइलम नाट का मान दिया गया है, म्यू नाट का मान दिया गया है। तो इसमें बताया गया, पहले से क्वेश्चन में बता दिया गया कि आप साइलम नाट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर तथा, और म्यू नाट का मान क्या है, 4 पाई × 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर हो। तो दिखाइए, अब दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए। अब 1/4 पाई अब साइलम नाट का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। अब इसको सिद्ध करा के दिखाइए कि 9 × 10⁻9 कहाँ से आया। अब इसको सिद्ध करा के दिखाना है और 1/√, जो है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो गुणा है वह किसके बराबर है, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लाना है, 9 × 10⁻9 सिद्ध करेंगे तो 1 यहाँ नोट हो जाएगा, अंश में 1 है तो 1 हो गया, 4 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ये -12 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर जो है 12 ऊपर चला गया, तो जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस घात हो जाएगा, और नीचे तीनों का जो गुणा करेंगे यहाँ पर तो 111.56 आ जाएगा। अब यहाँ 10 के पावर 12 है, इसमें से 3 जीरो इसमें से बाहर कर लेंगे। जब 3 जीरो बाहर करेंगे, 1 2 3 बार आ गया तो ये 12 घात था तो ये 9 घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 घात हो जाएगा। अब इससे जो है इसमें भाग करेंगे, 1000 में जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.9 × 10⁻9। लगभग इसको कितना पढ़ा जाएगा, तो 8.9 है तो लगभग इसको 9 पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8.9 पॉइंट मतलब लिखा गया है, तो यहाँ लगभग 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें मान को भर करके यहाँ पर गुणा करके भाग दे करके चेक कर लीजिएगा कि 8.9 आ रहा है ना। अब इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस मान को जो है इस मान को जब हल करेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब इस मान को जो है ना जब हल करेंगे तो इतना का जो पहले किनारे हल कर लेंगे, अंडर रूट का नहीं, पहले इसको किनारे से हल करके पता करेंगे इसका मान क्या है। अब इसका मान जब पता हो जाएगा तब अंडर रूट का मान में निकालेंगे। यहाँ पर वर्गमूल पहले नहीं निकाला जाएगा, पहले इसका मान, दोनों का मान निकाल करके गुणा करेंगे इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/म्यू नॉट जो है और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मान प्रश्न में क्या दिया गया, 4 पाई × 10⁻⁻7 है, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 ×
गुणे 10 के पावर -12 है। अब यहाँ 4 उतर जाएगा, पाई का मान क्या है 3.14 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो गया। और अब साइलम नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -19 कहाँ से आ गया, -7 -12 मिलकर के -19 हो जाएगा, ठीक है। -7 -12 मिलकर -19। अब ये 19 घात 1 के पास जाएगा, तो ये -19 से जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, 1 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। और नीचे तीनों का जब गुणा करेंगे तो 111.56 आ जाएगा। अब इसका जब गुणा जब करने पर कितना आएगा, 111.56 आ गया। अब इसको जो है वो जो है इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से जो 19 घात है इसमें से 3 जीरो इसमें से ले लिया जाएगा। जब 3 जीरो इसमें से ले लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग में बताया गया 9 गुणे 10 के पावर क्या जाएगा, 10 के पावर 16 घात हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 16 भाग देने पर लगभग जो पॉइंट आएगा 8 दशमलव कुछ पॉइंट आएगा, लेकिन इसको लगभग 9 पढ़ेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 16 हो जाएगा। तो इसका तो मान निकल गया पूरा। अब इसको वर्गमूल में निकालना है, क्योंकि वर्गमूल में पूछा जा रहा है, वो भी यहाँ 1 जो है √μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो 9 गुणे, क्योंकि इसका मान को भी वर्गमूल में कर लेंगे, 9 गुणे 10 के पावर जो है 9 गुणे 10 के पावर 16, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और 16 घात है, जब बाहर निकलेगा तो 8 घात हो जाता है। जितना घात करता है उसका आधा घाट हो, आधा 16 है तो 8 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह इतना बराबर कैसे आया, जो है एक एक लाइन जो है आपको बताया गया। तो अब अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU का परिभाषा बताना है। तो कितना आसान है, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार 12 होता है, के द्रव्यमान के बारहवीं भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक, उसको AMU कहते हैं। एटम मास जो है यूनिट बोला जाता है, उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई बोला जाता है। तो कार्बन परमाणु यहाँ पे लिखेंगे के द्रव्यमान की बारहवीं भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़ेंगे ना तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और एक AMU कितने के बराबर है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पर जो है ना, एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, अब यहाँ पे एक एक लाइन को समझेंगे। अब यहाँ पर जो है ना लिखेंगे एक AMU की ऊर्जा। अब एक AMU की ऊर्जा निकालेंगे तो आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण होता है उसी सूत्र से निकाला जाएगा, डेल E बराबर डेल M इंटू C²। डेल M का मान कितना होता है, तो 1.66 गुणे 10 के पावर -27, ये द्रव्यमान का मान हो गया। और प्रकाश का चाल क्या है, 3 गुणे 10 के पावर 8 का वर्ग हो जाएगा। 1.66 गुणे 10 के पावर -27 को नोट कर लेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 घात हो गया। अब 1.66 का गुणा 9 में करेंगे तो 14.94 हो जाएगा। और गुणे 10 के पावर -11 कहां से आ गया, क्योंकि 16 में से जब 27 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। और किस में आएगा यह मान, तो ये जूल में आएगा, लेकिन यहाँ जूल में नहीं निकालना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अब क्या करेंगे, जूल को जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से जब भाग करेंगे तो जूल में जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। किसे भाग करेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग कर दिया गया। अब ये 19 घात ऊपर चला जाएगा तो -11 + 19 हो जाएगा। अब 14.94 हो गया, बट्टा में 1.6 हो जाएगा। 19 में से 11 घटा देंगे तो 19 में से जब 11 घटेगा तो बनेगा 8 हो जाएगा। 14.94 बट्टा 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक क्या करेंगे, 2 जीरो से इसको दशमलव को हटा लिया जाएगा। अब 2 जीरो से जब दशमलव हटाएंगे तो ये 8 घात है तो ये 6 घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 घात, तो क्या हो जाएगा 1494 बट्टा 1.6 हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, अब 1.6 से जो इसमें भाग करेंगे तो 931 बार में जो है भाग जाएगा। पहला भाग 9 बार में, 3 बार में, 1 बार में जो है लगभग में पॉइंट में जाएगा। तो और ये 10 के पावर 6 जो है ना, 10 के पावर 6 को मिलियन बोला जाता है, तो मिलियन हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिद्ध किया गया। तो इसको अपने कॉपी में जो हल करेंगे ना तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। साथ में इसको नोट भी करते चलिए कि कैसे इसको हल किया गया। हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न दिया गया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होते हैं, तो उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला गणना करना है गतिज ऊर्जा का, उसके बाद से वेग का गणना करना है। तो यहाँ पर किसका किसका मान दिया गया, तो ये कार्यफलन का मान दिया गया। कार्यफलन को W से दिखाएंगे और W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ 5.5 जो है ये फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन आपतित होता है। तो फोटॉन की ऊर्जा को एच न्यू
क्या बोलते हैं, एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं। एच न्यू बराबर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। और ईके का नाम होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो ईके बराबर होता है कि फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, और फोटान की ऊर्जा इसमें एच जो है न्यू कितना दिया है 5.5 है, तो 5.5 में से 1.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5.5 में से 1.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ईके का मान जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। किसका मान निकल गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा, पहला क्वेश्चन का मान निकल गया। इसको चाहे जूल में बदलेंगे तो 1.6 से गुणा कर लिया जाएगा ना, 1.6 से में 4 का गुणा करेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से अगर गुणा कर लें तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो वेग का मान आ जाएगा। ई के बराबर जो है 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, तो यह जूल में रहेगा। और ई के का सूत्र क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² मैक्स होता है। आइंस्टाइन साहब ने क्या बताए थे, आइंस्टाइन साहब ने बताए थे ई के का सूत्र 1/2 mv² मैक्स होता है। अब यहाँ पर 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, नीचे m को भेज दीजिए। 2 जो है यहाँ भाग में है तो गुणा बनेगा, m गुणा में है तो भाग बनेगा। तो यहाँ पर जो है नीचे क्या है, 2 यहाँ चला जाएगा, 6.4, 2 गुणे 6.4 गुणे 10 के पावर -19 बटा m। m का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सवाल में इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 होता है। अब 31 के पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, 100 यहाँ पर लिखेंगे आप। दोनों का दशमलव देखिए, 12.8 है, 9.1 है, दोनों का दशमलव आपस में भी क्या है, बराबर है। जब अंश और हर दोनों का दशमलव बराबर है ना तो दशमलव को हटा दिया जाता है। तो 128/91 गुणे 10 के पावर -19 में 31 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि -31 से ऊपर जाके +31 हो जाएगा। 31 में से 19 घटाएंगे 12 हो जाएगा। और 91 में जो है 91 से जो है 128 में भाग करेंगे 1.40 गुणे 10 के पावर 12 वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। और जब अंडर रूट लग जाएगा तो इसमें वर्गमूल निकाल लीजिए। अब 1.40 गुणे 10 के पावर 12 बाहर आएगा तो 1.2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 12 घात है ना, तो जब बाहर निकलता है ना तो 6 घात हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ना इसका 1.40 जो वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो 1.2 लगभग में आएगा, गुणे 10 के पावर 6 जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यह जो मान निकला है, किसका मान निकला है, वेग का। तो अधिकतम वेग भी कहा जा सकता है या वेग भी केवल कह सकते हैं। तो यहाँ अधिकतम वेग या वेग का मान निकाला गया। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, दिखाइए। पहला क्वेश्चन L/R जो है, L का नाम स्वप्रेरण तत्व और R का नाम जो है प्रतिरोध, तथा सेकंड में दूसरा बोला गया CR का मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों का समान अर्थ है। मतलब दोनों का कह रहे हैं कि लास्ट में समय का मात्रक क्या, सेकंड लास्ट में आना चाहिए। तो ये क्या लिखे हैं, L/R। अब L का सूत्र क्या है, L का नाम क्या है, तो L का स्वप्रेरण तत्व का सूत्र होता है, माइनस यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मात्रक के लिए जो है माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो E∆T/I होता है। किसका सूत्र होता है, तो ये L का सूत्र होता है, ठीक ना। और R का सूत्र क्या होता है, ओम का नियम V/I होता है। ये ओम का सूत्र हो गया। और ये जो है L जो है हेनरी साहब का नियम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E∆T/I जो है यह आपका जो है प्रेरक तत्व जो है स्वप्रेरक तत्व का सूत्र हो गया। अब E का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इसका मात्रक वोल्ट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर यहाँ पर प्रतिरोध को तोड़ दिया गया तो वोल्ट हो जाएगा बटा एम्पियर। अब एम्पियर से एम्पियर खत्म, वोल्ट से वोल्ट खत्म, बचा क्या, सेकंड। तो सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। वोल्ट से वोल्ट काट दीजिए, एम्पियर से एम्पियर काट दीजिए, बचेगा सेकंड। तो बचेगा यहाँ मात्रक क्या होगा, सेकंड। और सेकंड का मतलब प्रतीक टी होता है, टी समय आ गया। और यही आपको क्या करना था, दिखाना था कि इन दोनों का L/R किसके बराबर होता है। तो L/R जो है समय के बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है, तो टी हो जाएगा। अगला भी CR को भी चेक करना है। CR का नाम क्या है, C का नाम है धारिता है और R का नाम जो है यह प्रतिरोध है, ठीक ना। तो C का नाम, C का सूत्र क्या होता है, तो C बराबर पढ़े होंगे Q/V होता है, ठीक ना। तो Q का मतलब गुलाम हो जाएगा और V का वोल्ट हो जाएगा। R का ओम के नियम से वोल्ट बटा एम्पियर होगा। वोल्ट से वोल्ट खत्म, वोल्ट से वोल्ट को काट दीजिए, क्या बचेगा, ऊपर गुलाम नीचे एम्पियर। और गुलाम का सूत्र क्या होता है, तो Q का सूत्र होता है, Q बराबर होता है धारा गुणे समय। और धारा का क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा, किसके स्थान पर, गुलाम के जगह पर एम्पियर सेकंड। और बटा में सेकंड है तो एम्पियर से एम्पियर भी कट जाएगा, बचेगा सेकंड। और सेकंड लाना था तो CR भी जो है टाइम के बराबर है और L/R भी जो है टाइम के बराबर है। तो ये दो आपको जो है सिद्ध करना था कि दोनों का जो मात्रक जो आएगा वो समय के मात्रक के बराबर होना चाहिए। एक बार यहाँ समझ लीजिए, वोल्ट से वोल्ट खत्म, गुलाम जो होता है, गुलाम का सूत्र होता है धारा गुणे समय। तो यहाँ धारा का जो है एम्पियर और टाइम का सेकंड, एम्पियर से एम्पियर खत्म, बचेगा सेकंड। इसका मात्रक निकल गया, CR का मात्रक निकल गया। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, समान वोल्टता के स्रोत से 2 वैद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1 संबंधित 2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें
शक्ति मतलब पावर का जो है क्षय का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर वोल्टेज जो दिया गया है ना, समान वोल्टेज लिखा गया, समान वोल्टता, 2 वैद्युत बल्ब है और प्रतिरोध क्या है, 1 संबंधित 2 के अनुपात में प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पे जो मान दिया गया V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा, मतलब दोनों का वोल्टता जो है बराबर है। यहाँ पर वोल्टता क्या बराबर है, R1 संबंधित R2 बराबर 1 संबंधित 2 है। इसको अनुपात में निकालेंगे तो R1 बटा R2 बराबर 1/2 हो जाएगा। P का सामर्थ्य का सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है। P का सूत्र क्या है, V स्क्वायर बटा R। ये P1 बराबर हो जाएगा V1 का वर्ग बटा R1 हो जाएगा अगर पहले बल्ब के लिए निकालते हैं, और ये दूसरे बल्ब के लिए जो है सामर्थ्य निकालते हैं। तो यहाँ P1 बराबर V1, यहाँ V1 के जगह पर V रखेंगे और V2 के जगह पर भी रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। तो P1 बराबर V1 का वर्ग बटा R1, P2 बराबर V2 का वर्ग बटा R2। दोनों को भाग कर लीजिए, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से कर लेंगे। दोनों को जब भाग करेंगे तो P1 बटा P2 हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बटा R1, V2 का स्क्वायर बटा R2। जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा बीच में आ जाएगा, तो V1 का वर्ग गुणे R2, V2 का वर्ग गुणे R1। जो यहाँ से जो ऊपर भेजने के बाद से V1 के जगह पर भी रखेंगे और V2 के जगह पर भी रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का विभव क्या है, बराबर है। और R2 बटा R1, अब R2 बटा R1 का मान कितना आया है, तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर R1 बटा R2 निकाले हैं, उसका उल्टा कर देंगे ना, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि R2 बटा R1 चाहिए तो 2/1 हो गया। ये V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, 2/1 हो जाएगा। अब 2/1 हो जाएगा तो सामर्थ्य का अनुपात क्या बनेगा, P1 संबंधे P2 बराबर 2 संबंधे 1 का अनुपात बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कैसे प्रश्न को हल किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें विभव का मान समान है, तो यहाँ पर जो है सामर्थ्य का जो है शक्ति का अनुपात ज्ञात करना था। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब जो है न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश का मतलब F बराबर QV साइन थीटा होता है। तो इसमें बताना है कि कब अधिकतम होता है और कब जो है न्यूनतम होता है। और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की आपको गणना करना है। 3 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कैसे हल करेंगे, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम तब होता है जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। लंबवत का मतलब 90 अंश का अगर कोण बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है अधिकतम होता है, उस पर लगने वाला जो बल है जो है अधिकतम होगा। तो थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे और यह बराबर सूत्र होता है QVB साइन थीटा होता है। यह बराबर QVB साइन थीटा की जगह पर 90 हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो QVB गुणे 1 हो जाएगा, 1 में जब गुणा करेंगे तो यह बराबर QVB हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम होने के लिए मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पे लगने वाला जो बल जो है अधिकतम तब होगा जब उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो, लंबवत होते हैं। अगला जो दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर का मतलब 180 अंश लिख सकते हैं, या यहाँ पर 0 अंश भी रख देंगे, तभी जो है आपका बल जो है न्यूनतम हो जाएगा। यह बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर QVB साइन, यहाँ थीटा होता है, सूत्र होता है QVB साइन थीटा। थीटा का मान क्या है, 0 अंश हो गया, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और 0 में जब गुणा कर लेंगे तो पूरा मान बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह न्यूनतम मान हो गया और यह अधिकतम मान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बल की बात कहा गया है तो लारेंज बल होगा। गतिमान आवेश में लगने वाला बल कौन बल होता है, तो लारेंज बल होता है। तो यहाँ बल की गणना करना था, तो यह न्यूनतम हो गया, यह अधिकतम हो गया। अब इसमें कार्य पूछा गया कि इसमें कार्य क्या होगा, तो अगला जो बनेगा गतिमान आवेश पर कार्य। गतिमान आवेश की गति की दिशा बल के क्या होती है, लंबवत होती है। और थीटा बराबर यहाँ 90 अंश जब रखेंगे तो कार्य का जो है मान निकलेगा। गतिमान आवेश में गति की दिशा जो होता है, बल कैसा होता है, लंबवत होती है। तो थीटा बराबर 90 अंश हो गया, W बराबर F इंटू एस काश थीटा। ये कार्य का सूत्र होता है F इंटू एस इंटू काश थीटा। थीटा का मान क्या है, 90 अंश है, और काश 90 अंश का मान 0 होता है, और 0 में जब गुणा करेंगे ना तो कार्य क्या हो जाएगा, गतिमान आवेश पर कार्य जो है 0 होता। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो गतिमान आवेश पर कार्य इसमें पूछा गया था, तो समझ में आ गया होगा। इसमें 3 प्रश्न थे, अधिकतम, न्यूनतम और गतिमान आवेश पर कार्य जो है पूछा गया था। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चालन बैंड क्या होते हैं, संयोजन बैंड क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है चालन बैंड की परिभाषा अगर समझेंगे कि चालन बैंड क्या होते हैं और जो है संयोजन बैंड क्या होते हैं।
तो यहाँ पे लिख लेंगे चालन बैंड, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। मतलब वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक के जो है इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं। तो समझ में आ गया चालन बैंड कैसा होता है। तो वह बैंड होता है जिसमें चालक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और संयोजन बैंड क्या होते हैं, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं संयोजक बैंड कहलाते हैं। और वर्जित जो है ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो यह होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है संयोजन बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच में जो अंतराल होता है, मतलब जो जगह होता है, वही तो ऊर्जा अंतराल होता है। तो यहाँ पर चाहे तो आप चालन बैंड ऊपर बना सकते हैं और नीचे जो है आपका संयोजन बैंड, बीच में क्या बना सकते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो है आरेख खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आरेख खींच करके भी दिखाया जा रहा है कि कैसे आरेख खींच सकते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ बना सकते हैं। यह चालन बैंड है, नीचे संयोजी बैंड है, बीच में ऊर्जा अंतराल होता है। यह जो है जो सुचालक के लिए है और यह जो है बना है कुचालक के अर्धचालक के लिए बना है और यह कुचालक के लिए बना है। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड होता है, बीच में ऊर्जा क्या होता है, अंतराल होता है। तो ऐसे आप लोग बना जो है वहाँ पर खा सकते हैं कि ऊपर वाला चालन बैंड और बीच में ऊर्जा अंतराल और नीचे जो बना है इसको संयोजी बैंड कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अब बाइस्टोन सेतु क्या है, इसका परिपथ खींचिए, निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। संतुलन जो है अवस्था क्या होती हैं और अनुपात भुजाएं क्या हैं और संयुग्मी भुजाएं क्या हैं। तो पहले तो बाइस्टोन सेतु कैसा होता है, अब इसका बाइस्टोन सेतु का जो है आकृति आपको बताना है कि इसकी आकृति जो है खांचना है और उसके बाद से जो है संतुलन की जो है अवस्था आपको बताना है कि इसमें संतुलन की अवस्था क्या है, अनुपात जो है भुजाएं क्या होते हैं और उसके बाद से संयुग्मी भुजाएं क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है ना, यही बाइस्टोन सेतु है। क्या है, यह बाइस्टोन सेतु होते हैं। इसमें जो है 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, पी क्यू आर एस होते हैं और इसका अनुपात जो होता है यह पी और क्यू, पी बटा क्यू और आर बटा एस जो होता है यह अनुपात होता है। ये बाइस्टोन सेतु जो है यहाँ पर आकृति बनाया गया है कि इसमें कैसा आकृति होता है। इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और इसमें जो है 1 गैलन मीटर लगा होता है, कुंजी लगा होता है, बैटरी लगा होता है। तो यहाँ पर जो है इसको जो देख सकते हैं ये बना हुआ है, यही बाइस्टोन सेतु की आकृति है। अब इस आकृति की सहायता से आपको बताना है कि संतुलन की अवस्था क्या होते हैं। तो यहाँ संतुलन की अवस्था समझ लेंगे कि बाइस्टोन सेतु में क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे बाइस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस से बना एक परिपथ है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए होता है। बाइस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ करेंगे, तो बाइस्टोन सेतु का में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लगा होता है और ये इसका उपयोग जो होता है ना अज्ञात प्रतिरोध मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब संतुलन की जो अवस्था होती है, तो संतुलन की अवस्था कब होगी, जब प्रतिरोध इस प्रकार समायोजित हो कि गैलन मीटर जो है से कोई धारा शून्य विक्षेप प्रवाहित न हो, तो यह सेतु संतुलित अवस्था कहलाता है। संतुलित अवस्था में क्या लिखेंगे, जब प्रतिरोध इस प्रकार समायोजित हो कि गैलन मीटर से कोई धारा जो है प्रवाहित न हो, तो ऐसे जो है सेतु कौन अवस्था कहलाएगा, संतुलित अवस्था कहलाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अनुपात भुजाएं। अनुपात भुजाएं क्या है, पी बटा क्यू और आर बटा एस, ये अनुपात भुजाएं होते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर। कौन कौन प्रतिरोध, पी और क्यू और या आर और यस का अनुपात भुजाएं कहते हैं और संतुलन अवस्था में ये अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पी बटा क्यू और आर बटा यस। ये बाइस्टोन सेतु का जो है भुजाएं का अनुपात कहा जाता है। लेकिन भुजाएं मतलब ये प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध हैं और चारों प्रतिरोध जो है पी क्यू और आर यस जो है दोनों भुजाएं यहाँ का अनुपात और ये 2 भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तो ये अनुपात भुजाएं हो गए। अब अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है संयुग्मी। तो संयुग्मी भुजाएं क्या हैं, तो लिखेंगे सेतु के संतुलन होने पर, सेतु अगर संतुलन अवस्था में है तो बैटरी और गैलन मीटर की स्थिति बदल दी जाए, बैटरी को और गैलन मीटर की स्थिति अगर बदल भी दी जाए तो संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, अगर इसमें बैटरी गैलन मीटर दोनों का स्थान बदल दिया, बैटरी के जगह पर गैलन मीटर आ जाए, गैलन मीटर के जगह पर बैटरी आ जाए, तो उसके संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन भुजाओं पर बैटरी और गैलन मीटर विपरीत शीर्षों पर जुड़े होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। तो संयुग्मी भुजाएं समझ में आ गया होगा कि संतुलित अवस्था में अगर गैलन मीटर और जो है बैटरी को बदल दिया जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पे जोड़ा जाता है उसके विपरीत शीर्षों पर जुड़े होते हैं उसी को संयुग्मी भुजाएं कहा जाता है। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला जो प्रश्न क्या है, तो वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध आर को परिभाषित करके उनके बीच जो है संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेल का वैद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो है विभवांतर और
आंतरिक प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं, सेल के जो अंदर जो है विभवांतर क्या होते हैं, सेल का विभवांतर, और उसमें बीच में जो है एक संबंध भी स्थापित करना है। तो इसमें बीच में संबंध क्या होते हैं, अब संबंध के बारे में समझेंगे। तो पहला में यहाँ लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किस आवेश में, एकांक या धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहेंगे। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर सूत्र हो जाएगा W/Q हो जाएगा, और यहाँ पर Q के जगह पर IT लिख सकते हैं। तो ई बराबर W/IT हो जाएगा। तो सेल का वैद्युत वाहक बल हो गया। अब इसमें विभवांतर का मतलब टर्मिनल विभवांतर की बात कहा गया है। तो इसमें टर्मिनल विभवांतर समझ लेंगे। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक लिखेंगे, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करेंगे, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये तो टर्मिनल विभवांतर हो गया। तो यहाँ टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा हो गया। इसके पहले जो है सेल का वैद्युत वाहक बल हो गया। तो ये दोनों परिभाषा को जो है आप लोग नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं। इसमें क्या बताना है, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से जो है प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो याद रखेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या है, माने किसी सेल के अंदर जो वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब इसमें जो है प्रश्न जो पूछा गया है कि यहाँ पर EV और R के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर संबंध के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर संबंध याद रखेंगे क्या होता है, E बराबर होता है V+IR होता है। तो यहाँ पर जो है संबंध के बारे में बताना है। तो E का क्या नाम है, सेल का वैद्युत वाहक बल है। V का नाम टर्मिनल विभवांतर है। I का नाम जो है धारा है, और R का नाम क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। इसमें कौन कौन प्रश्न दिया गया था, सेल का वैद्युत वाहक बल की परिभाषा बताना था, उसके बाद से जो है टर्मिनल विभवांतर बताना था परिभाषा, और आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा बताना था, और E, V और R में क्या संबंध होता है। तो E बराबर क्या सूत्र होता है, V+IR होता है। तो यह जो है आप लोग इसका अगर निगमन करना भी चाहे तो निगमन भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निगमन की बात नहीं कहा गया। इसमें सूत्र के बारे में बताना है कि सूत्र क्या होता है, E, V और R के बीच में क्या सूत्र है। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है कि तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। ध्रुवण की घटना जो पहला क्या बताना है, अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव नहीं होती हैं, परंतु दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का पहले ध्रुवण की परिभाषा लिखना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक प्रकाश, क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होता है, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण की परिभाषा समाप्त हो गया। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, परिवर्तित होता है, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और इस प्रकाश का ध्रुवण क्या है, प्राकृतिक अवस्था को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जो है ना टूरमैलिन का प्रयोग किया जाता है, जो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका परिभाषा खत्म हो गया। अब इसमें बताना था कि जो अनुदैर्घ्य तरंगें संभव नहीं होती हैं, परंतु तो लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं होता है। जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं ना उसके अंदर ध्रुवण संभव नहीं होता है, क्योंकि अब इसके अंदर क्योंकि होता है, कंपन की कोई निश्चित लंबवत दिशा नहीं होती है, अर्थात तरंग का प्रसार जो होता है ना समांतर होता है। तरंग का प्रसार क्या होता है, समांतर होता है। और दूसरा बताना था अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगों में, तो अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का दोलन तरंग प्रसार दिशा के लंबवत होता है, जिससे सीमित किया जा सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का जो दोलन होता है वह तरंग प्रसार दिशा लंबवत होता है, जिससे सीमित किया जा सकता है। तो इसमें 2 प्रश्न दिए थे। इसमें दोनों प्रश्न को जो है आप लोग नोट करके इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा ना। तो प्रकाश का ध्रुवण की परिभाषा और इसमें जो कारण पूछा गया था, ये कारण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल तथा किस दिशा में निम्नलिखित होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। 2 समांतर सीधे धारावाही चालक के अगर बीच में बल की बात किया जाए तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बट्टा R इंटू L होता है। 2 समांतर तारों के बीच लगने वाला यह बल हो गया। अब इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कब होता है, तो पहला याद रखेंगे, तार में समान दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती है और यह तो आकर्षण बल होता है। क्या लिखेंगे, तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही
रही है तो आकर्षण बल होता है, और तार में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल याद रखेंगे, तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित है तो आकर्षण बल, और तार में विपरीत दिशा में हो रही है तो उसको प्रतिकर्षण बल होता है। अब अगला लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि दिष्टकारी युक्ति क्या होती है। दिए गए परिपथ में डायोड डी अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट है तथा प्रवाही धारा 5 मिली एम्पियर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आर का मान और यहाँ पर डी का मान जो है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर वोल्टेज है 1.5। किसका मान निकालना है? पहला प्रतिरोध आर के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दिष्टकारी युक्ति क्या है? तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त होता है जो एसी धारा को डीसी में क्या करता है? परिवर्तित करता है, दिष्टकारी युक्ति कहलाता है। एसी को डीसी में बदलना दिष्टकारी के रूप में कहलाता है। अब यहाँ पर एक डायोड दिया हुआ है और परिपथ बना के दिया है, तो ये प्रतिरोध है, ये डायोड लगा है। कुल वोल्टेज इसके अंदर 1.5 वोल्ट है। कितना है? कुल वोल्टेज 1.5 है, और डायोड पर विभव है 0.5 वोल्ट है। धारा जो दिया गया ना I बराबर 5 मिली एम्पियर है, तो 5 उतर जाएगा। मिली में 10 के पावर -3 घात होता है। मिली में कितना होता है? 10 के पावर -3 घात होता है। पहला जो है प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर। प्रतिरोध R के सिरों का बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा? तो यहाँ कुल प्रतिरोध में से याद रखिएगा, कुल विभवांतर में से डायोड का विभवांतर घटा देंगे ना, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 जो निकला है वह कुल वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज, और इसमें से डायोड वाला विभव को घटा देंगे तो 1.5 में से जब 0.5 घट जाएगा ना तो 1 वोल्ट आ जाएगा, और 1 वोल्ट जो आया है ना यही प्रतिरोध के सिरों के बीच का क्या है? विभवांतर आ गया। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था ना, प्रतिरोध बताना था, प्रतिरोध का आर का मान निकालना है। तो ओम के नियम से अगर देखा जाए तो डेल भी बटा आई मतलब विभवांतर बटा धारा होता है। तो ये प्रतिरोध का विभवांतर निकला है 1 वोल्ट, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है, तो ये प्रतिरोध के बीच का विभवांतर हो गया 1 वोल्ट हो गया, और आई का मान 5 × 10 के पावर -3 है, 5 × 10 के पावर -3 एम्पियर है। -3 घात ऊपर जाएगा तो 1 × 10 के पावर 3/5 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, और 1000 में 5 से भाग करेंगे तो 200 ओम जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को जो है हल किया गया। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें दिया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कार्यफलन, देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव को परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो कैसे यहाँ पर परिभाषा को यहाँ पे लिखना है? तो इसमें पहला जो इसमें दिया गया निरोधी विभव की परिभाषा पहले समझ लेते हैं। निरोधी विभव इसमें क्या है? तो कहेंगे वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो? 0 हो, उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। और निरोधी विभव का सूत्र अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? E के बराबर -eV0 होता है। तो यहाँ निरोधी विभव का मतलब वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पे प्रकाश वैद्युत धारा का मान करता है 0 हो जाए, उसी को निरोधी विभव कहा जाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना वोल्ट होता है। और देहली आवृत्ति क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी दिए गए धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? उत्सर्जित हो जाए, उसे आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति को ना μ0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज HZ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देहली आवृत्ति की परिभाषा हो गया। बस देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य में थोड़ा सा अंतर है। बस यहाँ पर आवृत्ति बोले हैं ना, जहाँ न्यूनतम आवृत्ति बोले हैं वहीं पर तरंगदैर्ध्य कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, ऐसे तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? मीटर होता है। अगला जो प्रश्न है कार्यफलन, और कार्यफलन का भी उत्तर बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस यहाँ पर जहाँ तरंगदैर्ध्य बोले हैं ना वहीं पर ऊर्जा बोल दीजिए। यहाँ एक बार आवृत्ति बोलना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवृत्ति बोलना है, यहाँ तरंगदैर्ध्य एक बार बोलना है, और यहीं पर ऊर्जा बोल दीजिए। परिभाषा खत्म हो जाएगा। और वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? उत्सर्जित कर दे हैं, उनके लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसी को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना जूल होता है। और कार्यफलन का सूत्र याद रखेंगे, W बराबर H जो है μ0 होता है, और μ0 को हटाएंगे मतलब देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति बराबर क्या होता है? प्रकाश का चाल बट्टा यह देहली तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। तो W बराबर HC बटा λ0 जो है इसका कार्यफलन का हो जाएगा। इसमें सूत्र भी बताना था, तो निरोधी विभव का यहाँ सूत्र ध्यान देंगे। E के बराबर सूत्र हो गया, निरोधी विभव हो जाएगा, और यह है कार्यफलन का जो है सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला जो प्रश्न है, प्रकाश की तंतु फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
प्रकाश किरणें कांच AnG बराबर 3/2 है तथा जल AnW बराबर जो है 4/3 माध्यमों के बीच संचारित होती हैं। इनमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है? सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें दिया गया है। पहले ये बताना है प्रकाश की तंतु जो है कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है और इनमें सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है, और सघन माध्यम से क्रांति कोण का जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख लेंगे कि जो प्रकाश की जो तंतु होता है ना, प्रकाश की तंतु की जो कार्य विधि का सिद्धांत जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है। जिसका जो है अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसका क्या है? जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा तो वह सघन माध्यम है। और यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया गया है कि AnG बराबर जो दिया गया है AnG बराबर 3/2 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर AnG बराबर क्या दिया है? यहाँ पर 3/2 है। अब 3/2 को अगर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर AnW दिया गया है, AnW दिया गया है और AnW का मान जो यहाँ पर दिया गया है 4/3 दिया गया है। तो 4/3 में अगर भाग करेंगे कितना दिया है यहाँ पर? 4/3 है और यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ भाग देने पे इसका 1.33 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताइए किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो यह 1.5 है और यह 1.33 है। तो इसका अपवर्तनांक अधिक है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है ना वह सघन माध्यम होता है। क्या हो जाता है? ये सघन माध्यम। तो इसमें सघन माध्यम कौन हो जाएगा? तो लिखेंगे यह जो होगा सघन माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम ये हो जाएगा। और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा ना वह विरल माध्यम हो जाएगा। तो यह सघन बन गया और यहाँ लिखेंगे यह विरल माध्यम हो जाएगा। तो यह विरल माध्यम लिख लेंगे यहाँ पर, विरल माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम कब होता है? जिसका अपवर्तनांक अधिक है तो वह सघन है, जिसका अपवर्तनांक कम है वह विरल माध्यम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। अब इसमें क्रांति कोण का भी मान पूछा गया है। तो क्रांति कोण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर, क्रांति कोण होता है sin C बराबर हो जाएगा। अब यहाँ n जो हो जाएगा ना, n विरल, यहाँ लिखेंगे n विरल हो जाएगा। अब बटा जो हो जाएगा ना यहाँ n सघन हो जाएगा। तो यहाँ पर सघन और विरल लिख लेंगे। यहाँ पर इसका सूत्र हो गया, किसका सूत्र है? sin C का सूत्र होता है n विरल। n विरल का मतलब हो गया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक और यह सघन माध्यम का अपवर्तनांक रखना है। तो यह देखेंगे विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 4/3 है। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 4/3। और यहाँ पर सघन माध्यम, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है। तो जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? तो सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है और ये बीच में आ जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 8/3 त्रिकी 9। तो 8/9 जो है यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या? sin C और यहाँ लिखेंगे sin C। अब यहाँ क्रांति कोण निकालना है तो यहाँ चाहे 9 से भाग भी दे सकते हैं 8 में, और नहीं भाग देंगे तो C का मान क्या आ जाएगा? sin इनवर्स जो है 8/9 हो जाएगा। ये इसमें जो है क्रांति का कोण का मान पूछा गया। क्रांति कोण को C से दिखाते हैं और C बराबर जो मान आया sin इनवर्स 8/9 आ गया। और यहाँ सूत्र याद रखेंगे n विरल बटा n सघन, 4/3 3/2 है, ये ऊपर गया बीच में गया, ठीक ना, 3 त्रिकी 9 4 दूनी 8, 8/9 हो जाएगा। C को यहाँ रोक लेंगे, साइन इसके पास जाएगा। तो sin इनवर्स बराबर क्या बनेगा? sin इनवर्स 8/9 जो है इसमें क्रांति कोण का मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, समस्थानिक नाभिकों, संभारित नाभिकों, समन्यूट्रॉनिक नाभिकों, नाभिकों का आकार और द्रव्यमान क्षति, इस पर जो है निम्नलिखित प्रत्यय का उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। तो समस्थानिक नाभिकों का मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारित किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, नाभिक का आकार के बारे में बताना है और द्रव्यमान क्षति बताना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और देखिए यहाँ 5 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक की क्या परिभाषा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे समभारिक क्या होते हैं। तो यहाँ समस्थानिक जो नाभिक है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार समान न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक की परिभाषा क्या है? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए परंतु परमाणु भार समान नहीं होना चाहिए। यह जो बना है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3, यह हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर नीचे जो बना है 111 जो देख रहे हैं, यह परमाणु क्रमांक समान है लेकिन ऊपर परमाणु भार समान नहीं
है। तो समस्थानिक नाभिक के बारे में जो है आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार समान न हो, उसी को समस्थानिक नाभिक कहा जाता है। समभारी किसे कहते हैं? जिन तत्वों में परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक समान न हो उसे समभारी कहते हैं। 1H3 2Hi4, यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ 1 2 अलग अलग है लेकिन ऊपर की संख्या देख रहे हैं 3 3 बराबर है। यहाँ 6 है कार्बन है, यहाँ लिखा 6 है। कार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक 12 परमाणु भार वाले होते हैं, एक 14 परमाणु भार वाले होते हैं। तो यहाँ 14 और यहाँ देखिए 14 दिए, दोनों मान आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर है और यहाँ परमाणु क्रमांक बराबर नहीं है। तो समस्थानिक में क्या बराबर देखे हैं? समस्थानिक में जो नीचे वाला मान था यहाँ बराबर है और यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला मान यहाँ पे देख रहे हैं बराबर है। तो यहाँ पर समस्थानिक समभारी की परिभाषा बहुत आसान बताया गया, जिससे आपको तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो हम लोग समझेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, जो है सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिन तत्वों में जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1H3 और लिख सकते हैं तथा 2Hi लिख सकते हैं यहाँ पर 2Hi जो है 4 हो जाएगा। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 - 1, और 4 में से 2 घटा दीजिए तो 4 - 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया। दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। जब आपस में बराबर आ गया तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर। ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को जब घटाते हैं ना तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, 2 बराबर 2 आ गया। तो जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन समाप्त हो गए देख सकते हैं यहाँ पर। समस्थानिक भी खत्म, समस्थानिक समभारी भी खत्म, सम न्यूट्रॉनिक भी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिक का आकार। नाभिक के आकार के बारे में आप समझेंगे। अब यहाँ नोट कर लेंगे नाभिक का आकार। नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का जो आकार होते हैं, मतलब नाभिक का आयतन लिख सकते हैं यहाँ पर। लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन उसके न्यूक्लियानों की संख्या के अनक्रमानुपाती होता है। न्यूक्लियानों की संख्या के क्या होता है, अनक्रमानुपाती होता है। नाभिक के आकार में क्या लिखेंगे कि नाभिक का जो आयतन है उसमें न्यूक्लियानों की संख्या के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है 4/3 पाई r का क्यू हो जाएगा, अनक्रमानुपाती न्यूक्लियानों की संख्या a हो जाएगा। अब यहाँ पे 4/3 पाई जो है ये नियतांक के रूप में है तो इसलिए लिखेंगे आप r का क्यू हो जाएगा, अनक्रमानुपाती a हो जाएगा। 3 घात इसके ऊपर जाएगा तो r के ऊपर 3 घात हो जाएगा, r के ऊपर जो 3 घात हटाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर a के ऊपर क्या बनेगा, 1/3 घात हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना कोई घात नहीं है, ठीक ना, ये घात इसके ऊपर चला गया, 1/3 हो गया। जब इस नियतांक को जब हटाएंगे यहाँ पर ना, अनक्रमानुपाती को हटाएंगे तो r बराबर क्या बनेगा, r नॉट हो जाएगा और a के पावर 1/3 हो जाएगा। और यही r जो नॉट निकला ये क्या निकला है, तो r नॉट का मान होता है 1.2 गुणे 10 के पावर -15 मीटर होता है। आप 10 के पावर -15 मीटर जो होता है, तो जो नाभिक का आकार होता है ना ये फर्मी में ज्ञात करते हैं। किस में लिखेंगे, फर्मी में इसको ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का आकार, जो लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का आकार, नाभिक का जो आकार है लिख देंगे यहाँ पर नाभिक का आकार जो है, आकार किस में ज्ञात करते हैं, फर्मी में ज्ञात करते हैं, फर्मी में व्यक्त करते हैं। अब इन्हीं मान की वजह से जो मान निकला r नॉट का मान क्या आया, 1.2 गुणे 10 के पावर -15। अब 10 के पावर -15 जो निकला है ना तो ये किस में आता है, 10 के पावर -15 किस में आता है, तो ये फर्मी में आता है। फर्मी यंत्र कैसा यंत्र होता है, जो सबसे छोटी वस्तु को मापने के लिए जो है फर्मी का प्रयोग करते हैं। तो नाभिक का आकार नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फर्मी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिक का आकार भी जो है आप लोग समझ गए होंगे कि नाभिक का जो आकार कहिए या आयतन न्यूक्लियानों की संख्या के अनक्रमानुपाती होता है। अब ये 3 घात जो इसके ऊपर जाएगा
तो 1/3 घात होगा, जब चिन्ह हटेगा तो आर नॉट, जो आर नॉट के मान से साबित हुआ नाभिक का आकार किस में ज्ञात करते हैं, फर्मी में ज्ञात करते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान क्षति क्या है। अब द्रव्यमान क्षति के बारे में समझेंगे कि द्रव्यमान क्षति किसे कहा जाता है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों का योग एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में से किस द्रव्यमान को घटा दें, वास्तविक द्रव्यमान का अगर अंतर कर दिया जाए तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों का योग, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का जो है योग हो गया, और नाभिक के जो वास्तविक द्रव्यमान के जो अंतर होता है वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो इसमें 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, अब अगला जो क्वेश्चन है, बोहर क्वांटम सिद्धांत के सहायता से दिखाइए कि 9वीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा का परिधि इलेक्ट्रॉन के दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होती हैं, और हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित का मान लिखिए। क्या, पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा जो है कोणीय संवेग का मान सूत्र जो है लिखना है। तो कैसे यहाँ पर हमको सिद्ध करना है और यहाँ क्या सिद्ध करना है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सिद्ध करना है कि 2πr यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है प्रश्न में, तो इसमें बताना है यहाँ पर सिद्ध करना है कि परिधि, क्या लिखा गया, परिधि मतलब 2πr किसके बराबर है, n लैम्ब्डा के बराबर है। परिधि जो है ना तरंगदैर्घ्य के n जो nवीं संख्या है उसके गुणज होता है, गुणज मतलब गुणा होता है। 2πr बराबर n लैम्ब्डा जो है सिद्ध करना है। अब कैसे यहाँ पे सिद्ध करना है, एक एक लाइन को जो है आपको बताया जाएगा, बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत जो है आपको यह निगमन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑरविक के नियम को लागू करना है, बोहर क्वांटम सिद्धांत लागू करना है। तो यहाँ लिखेंगे बोहर क्वांटम सिद्धांत के नियम से, बोहर क्वांटम जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अगर अनुसार देखा जाए तो बोहर का क्वांटम जो सिद्धांत बना हुआ है उस सिद्धांत में क्या पढ़े हैं कि mvr बराबर जो होता है, mvr बराबर nh बटा जो होता है 2π होता है, यहाँ पर 2π होता है। यानी इस बोहर के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है mvr बराबर nh बटा 2π होता है। अगर इसमें mv को रोक दिया जाए तो यहाँ पर mv रुक जाए तो r नीचे जाएगा, तो nh बटा का आ जाएगा यहाँ पर 2πr हो जाएगा, ठीक है, 2πr हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। ये बोहर के क्वांटम सिद्धांत या बोहर के परमाणु मॉडल भी लिख सकते हैं, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का सूत्र होता है, लैम्ब्डा बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्ब्डा बराबर होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सूत्र पढ़े हैं कि h बटा होता है mv होता है, h बटा क्या होता है mv, ये दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का जो है यह क्या है, सूत्र है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से mv का मान जो निकला है ना, mv का मान, ये मान इसमें रख लेंगे, तो लैम्ब्डा बराबर क्या बनेगा, h बटा हो जाएगा, और mv जो समीकरण का मान निकला था इसमें रख लिया जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर nh बटा और बनेगा ये आपका 2πr हो जाएगा। तो जो नीचे है ना, जो नीचे सबसे ये ऊपर चला जाएगा, जो सबसे ऊपर जाएगा तो लैम्ब्डा बराबर क्या बनेगा, h गुणे 2π, ये लिखेंगे आपका h गुणे 2π या 2π, अब 2π हो जाएगा, यहाँ पर 2πr हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में नीचे क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा। अब h से h को क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, h से h खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे लैम्ब्डा बराबर बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा 2πr बटा n बच जाएगा, ठीक है ना, 2πr बटा n हो जाएगा। और n में जो लैम्ब्डा का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 2πr किसके बराबर आ गया, तो n लैम्ब्डा के बराबर आ गया। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि 2πr किसके बराबर है, n लैम्ब्डा के बराबर है। परिधि जो है nवीं संख्या और तरंगदैर्घ्य का जो है पूर्ण गुणज होता है, क्वेश्चन में कहा था, और इसमें सिद्ध हो गया 2πr बराबर n लैम्ब्डा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको निगमन किया गया। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना थी तो समझ में आ गया कि परिधि जो है दी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य का जो है 9वीं क्लास के लिए परिक्रमण करने के लिए पूर्ण गुणज होता सिद्ध हो गया। अब हमको स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग का केवल आपका इसका मान का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा का जो है वो भी किसके लिए बताना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिख लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में
हाइड्रोजन परमाणु के लिए गतिज ऊर्जा। अब यहाँ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर गतिज ऊर्जा की सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है यहाँ पर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर R हो जाएगा। ये किनका सूत्र आ गया, तो यह आ गया हाइड्रोजन परमाणु के गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर परमाणु क्रमांक इसमें Z का मान 1 भी रख सकते हैं, माने Z मतलब Z के जगह पर 1 रखा जा सकता है, तो यहाँ पर 1 रख करके जो है आगे मान भर करके Z की जगह पर 1 रख देंगे, तभी गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, कौन ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा था, अब निकालना है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ निगमन नहीं करना है, केवल जो है सूत्र का मान बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निगमन, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और लिखेंगे यहाँ पर ZE का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, ऊपर गतिज ऊर्जा हो गया, या स्थितिज ऊर्जा हो गया। और इसमें तीसरा जो बात बताया गया है, इसमें कोणीय संवेग बताया गया। तो यहाँ कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, तो इसमें बताया गया था कोणीय संवेग अगर देखा जाए तो यह कोणीय संवेग जो होता है ना, यह जो बोहर के नियम के अनुसार देखा जाए तो कोणीय संवेग जो होता है mvr बराबर होता है NH/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो यह जो है कोणीय संवेग का सूत्र आ जाएगा mvr बराबर NH बटा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 6 जो है पूरा जो है क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है। मतलब एक बैटरी की सहायता से जो समांतर प्लेट संधारित्र उसको आवेशित किया गया, संधारित्र की बैटरी से वियोजित करके के पारा वैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित्र के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारिता से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पे कहा गया कि बैटरी को वियोजित कर दिया गया, बैटरी को हटा करके के पारा वैद्युतांक माध्यम की पट्टी जो है प्लेटों के बीच में जो है प्रेषित किया जाता है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, पहले धारिता में क्या परिवर्तन होगा, आवेश में क्या परिवर्तन होगा, विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, और वैद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता क्या है। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D होता है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। संधारित्र की बैटरी को हटाकर के करने पर, मतलब के को यहाँ पर रखा जाएगा, बैटरी को हटा दिया गया और यहाँ पर पारा वैद्युतांक पदार्थ के रखेंगे तो क्या बनेगा। तो पहला हमको बताना है संधारित्र में क्या बताना है, धारिता में क्या बताना है, धारिता में। तो धारिता को क्या लिखेंगे, अब C' परिवर्तन कर दिए C'। अब इसके अंदर जो है पहले देखेंगे आप पारा वैद्युतांक पदार्थ नहीं था, लेकिन अब इसमें जो धारिता का सूत्र जो पहले वाला जो सूत्र था क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D है। अब इसमें कह रहा है कि बैटरी को हटा दिया, इसमें बैटरी लगा था, इसमें बैटरी नहीं लगा, इसमें बैटरी को हटा के कर दिया गया, तो यहाँ के आ जाएगा, के पारा वैद्युतांक हो जाएगा। तो यहाँ C' बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू के। अब के कहाँ से आ गया, क्योंकि बैटरी को हटाकर के इसमें जो है पारा वैद्युतांक पदार्थ आ गया, तो के आ गया। ये पूरा मान किसका है, तो देखेंगे पूरा मान C का है, तो इसमें लिखेंगे C के हो जाएगा, या लिख सकते हैं यहाँ पर C' बराबर KC भी लिख सकते हैं। के का क्या नाम है, पारा वैद्युतांक है। तो क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर पारा वैद्युतांक के धारिता के जो है गुना हो गया, तो C' बराबर KC बन गया, ठीक ना। तो यहाँ पर के कहाँ से है, आप क्योंकि बैटरी को हटाकर के करने पर पारा वैद्युतांक पदार्थ यहाँ पर रखा गया है। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, Q' बराबर Q ही रहेगा, ठीक है। इसमें आवेश में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। विभवांतर का क्या सूत्र होता है, विभवांतर V' बराबर होता है Q/C' हो जाएगा, ठीक है। V' Q'/C। अब Q' का मान ऊपर Q है तो Q/C हो जाएगा, और नीचे देखिए Q/ जो है यहाँ C' का मान ऊपर निकाले हैं CK या KC लिख सकते हैं, CK रख सकते हैं। ये Q' का मान Q ही रहेगा और यहाँ C' का मान KC है, क्योंकि विभवांतर का सूत्र क्या होता है, Q/C होता है। तो Q/ यहाँ पर CK कहाँ से आया, तो कहेंगे यह C' का मान है। अब यह Q/C का मतलब देखेंगे तो यह विभवांतर का सूत्र हो जाएगा कि आवेश बटा धारिता ये विभवांतर हो गया। तो विभवांतर में क्या परिवर्तन देख रहे हैं, विभवांतर में जो है 1/K पारा वैद्युतांक का गुना हो गया। यहाँ पर K का गुना हुआ, क्या हुआ है यहाँ पर K का C और K का गुना हुआ है, और यहाँ पर बटा हो गया। तो पारा वैद्युतांक पदार्थ जब आया तो विभवांतर में क्या परिवर्तन हुआ है, तो विभवांतर के 1/K गुना हो गया। तो यह दूसरा परिवर्तन हो गया। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, तीसरा परिवर्तन विभवांतर में हो गया। अब चौथा परिवर्तन किसमें करना है, वैद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा।
तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हो जाएगा, यहाँ पर U डैश कहेंगे। अब यहाँ पर U डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और C का डैश V का डैश का क्या बनेगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान अभी को निकाला गया है कि यहाँ पर जो मान निकला है C डैश का भी मान निकल चुका है, V डैश का पहला मान जो है धारिता में परिवर्तन, दो और ये तीसरा मान विभवांतर में परिवर्तन। तो कहेंगे यहाँ पर U डैश बराबर क्या बनेगा 1/2। C डैश का मान कितना निकला था, तो C डैश का मान जो निकला था KC निकला था। क्या निकला था KC, पहला क्वेश्चन हल किया है KC। और V डैश का मान अभी निकला V बटा जो है K निकला है, V बटा K का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे U डैश बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, K और C हो गया, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो V का वर्ग बटा K का वर्ग हो जाएगा। अब K से K को काट देंगे, क्या बचेगा U डैश बराबर हो जाएगा 1/2 उतर जाएगा, और C में V का गुणा करेंगे तो C V का स्क्वायर गुणे 1 बटा जो है K हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 C V का स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो U डैश बराबर U हो जाएगा गुणे 1/K। स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पारा वैद्युतांक के साथ बताना है, तो पारा वैद्युतांक के साथ 1/K गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में भी जो, तो स्थितिज ऊर्जा में जो भी है जो है यहाँ पर 1/K गुना हो गया। पहला जो है किसमें था धारिता, तो धारिता में K का गुना हुआ था, KC मतलब K का गुना हो गया था परिवर्तन, और जो विभवांतर में भी 1/K हुआ, और स्थितिज ऊर्जा में भी 1/K आ गया। अब अगला जो है वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E डैश बराबर हो जाएगा, और E डैश बराबर क्या बनेगा V डैश बटा D, और V डैश का मान निकला है यहाँ पर V डैश मतलब विभवांतर में परिवर्तन क्या आया था, विभवांतर में परिवर्तन जो निकला था यहाँ पर V बटा क्या था, V बटा यहाँ पर था यहाँ पर V बटा D के हो जाएगा। यहाँ पर V बटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर D V बटा K, V बटा जो है K था, और नीचे आपका क्या बनेगा D हो जाएगा। तो V बटा K जो हमारा हो गया, V बटा K कहाँ से है, क्योंकि V डैश का मान निकल चुका है। V डैश किसके बराबर आया था, तो V बटा K के बराबर आया था, तो V बटा K हो गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा यहाँ पर V डैश, क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर V डैश बराबर क्या बनेगा, तो V बटा D को यहाँ लिखेंगे तो V बटा D उतर जाएगा गुणे 1/K। अब V बटा D क्या बनेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर E डैश बराबर हो गया आपका यहाँ E गुणे 1/K। तो इसमें भी जो है 1/K का जो है गुना होगा, इसमें जो है पारा वैद्युतांक जो है इसमें कितना गुना हो जाएगा 1/K गुना हो जाएगा। तो बैटरी के जगह पर जब पारा वैद्युतांक पदार्थ भरा गया है तो इसमें तो पारा वैद्युतांक कितना गुना हो जा रहा है, बैटरी के स्थान में K जो मान रखा गया तो E का जो है 1/K गुना हो गया। देखिए स्थितिज ऊर्जा में भी 1/K गुना हुआ, वैद्युत क्षेत्र में भी E का 1/K गुना हो गया, और यहाँ पर विभव में भी परिवर्तन जो निकला था तो यहाँ पर भी 1/K हुआ है, और धारिता में जो हुआ था वो C का जो है K का गुना हुआ था। तो उसमें K का गुना, इसमें सभी में 1 का K का गुना, मैंने 1/K गुना हो रहा है, इसमें भी 1/K, इसमें भी 1/K गुना हो रहा है। तो ये लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। समविभव पृष्ठ की यहाँ परिभाषा बताना है। यदि वैद्युत स्रोत के बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित समविभव के संगत स्रोत के नाम तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता E तथा r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को उल्लेख कीजिए। गोली के लिए, बेलनाकार के लिए, समतल के लिए। तो पहले सबसे पहले जो है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। तो लिखेंगे वह काल्पनिक सतह होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, इस पर आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो समविभव पृष्ठ जो होते हैं वे पृष्ठ होते हैं जिसकी विभव क्या हो, समान हो, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर रहता है, उसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अगर समविभव पृष्ठ की बात करेंगे तो अगर गोली के लिए अगर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र गोली के लिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र अगर गोली के नियम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई और आर के बीच में क्या संबंध है गोली पृष्ठ के लिए, तो वैद्य यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि हम बटा में तो इसलिए इसका बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक बेलनाकार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच में क्या संबंध होता है, तो कहेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेलन के जो है त्रिज्या के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और समतल में तो त्रिज्या होगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर गोली के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के मतलब त्रिज्या के वर्ग के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर जो है बेलनाकार के लिए जो है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समतल में कोई वैद्युत क्षेत्र इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें त्रिज्या, समतल वाले पृष्ठ में त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या नहीं होती है, इसलिए इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर गोली के लिए, बेलनाकार के लिए, समतल के लिए और समविभव पृष्ठ की जो है यहाँ पर परिभाषा देना है, परिभाषा भी बताया गया। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी बराबर, यहाँ दिया गया 2828 साइन 100 पाई टी वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है 2000 ओम है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला लिखा गया है स्रोत पर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान में बताना है, प्रेरक प्रतिघात, संधारित प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 4 प्रश्न है, एक एक प्रश्न को जो है हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यहाँ पर जो है धारिता लगा है, प्रेरकत्व लगा है और यहाँ पर जो है यह प्रतिरोध लगा हुआ है और यह आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यहाँ वोल्टेज का जो समीकरण दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया था, भी बराबर दिया गया है 2828 है, 2828 साइन है, यहाँ पर है साइन और लिखेंगे यहाँ पर 100 दिया है, 100 के बाद बगल में पाई दिया है, टी दिया है। अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना होगा, तो यहाँ पर तुलना करेंगे भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर लेंगे। और जब तुलना करेंगे तो इसमें मान कितना आएगा, यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो भी नॉट का मान इसमें कितना है, तो 2828 हो जाएगा, भी नॉट का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। और ओमेगा का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का मान 100 पाई हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, 100 पाई हो जाएगा। तो 2 मान यहाँ पर नोट हो गया। अब यहाँ पहला वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पहला वाला प्रश्न में पूछा गया, पहला वाला मान जो पूछा गया है भी आर एम एस का मान निकालना, भी आर एम एस बराबर पूछ रहा है। तो भी आर एम एस का सूत्र क्या है, तो भी आर एम एस का सूत्र होता है भी नॉट बटा जो होता है भी नॉट बटा करनी में 2 होता है। भी नॉट का मान कितना है, तो 2828 है बटा नीचे और करनी में 2 का मान 1.414 होता है। जब इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग में 2 जो है 2005 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2005 जो है इसमें मान आ जाएगा, लगभग मान आ जाएगा और बनेगा इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो भी आर एम एस का मान जो है यहाँ पर निकल गया। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है या दूसरा वाला क्वेश्चन में जो पूछा गया, इसमें प्रेरक प्रतिघात और धारती वाला प्रतिघात, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सएल, बताइए क्या होता है एक्सएल। यहाँ लिखेंगे एक्सएल किसके बराबर होता है, तो एक्सएल जो होता है ओमेगा एल के बराबर होता है। तो ओमेगा का मान इसमें कितना दिया गया सवाल में, तो ओमेगा का मान 100 पाई दिया गया है। ओमेगा का मान 100 पाई, देखिए ओमेगा का मान 100 पाई दिया है। और यल का नाम क्या है, यल का नाम है यहाँ पर 100 प्रेरकत्व। तो 100 प्रेरकत्व तो यहाँ दिया गया 40 बट्टा पाई हेनरी दिया है, ठीक है ना, 40 बट्टा पाई यहाँ देख सकते हैं यल का मान दिया है। तो यहाँ रखेंगे यल का मान 40, क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 जो है बट्टा जो है एच हो जाए, यहाँ 40 बट्टा जो है यहाँ पर पाई है, क्या लिखा है 40 बट्टा पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, इसमें कट जाएगा, पाई से पाई कट गया और 40 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4000 हो जाएगा। और 4000 जो हो जाएगा और एक्सएल का मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4000, यहाँ पर मात्रा 4000 लिख लेंगे, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 4000 ओम हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान देंगे यहाँ पर 4000 है, क्या है 4000 जो है ओम यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक्सएल का मान निकल गया। अब एक्स सी का मान निकालना है इसमें। तो एक्स सी का सूत्र होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 बटा जो है क्या होता है 1 बटा ओमेगा सी होता है, 1 बटा क्या होता है ओमेगा सी होता है। अब आगे लिखेंगे 1 बटा ओमेगा। ओमेगा का मान क्या प्रश्न दिया है, 100 पाई दिया है, 100 पाई हो गया। और सी का मान प्रश्न में क्या दिया गया था, 10 बटा पाई है, 10 बटा पाई और माइक्रोन है, माइक्रोन का मतलब 10 के पावर -6। एक बार देख लेते हैं चित्र में जो दिया गया है यहाँ पर 10 पाई माइक्रोन फैराड है, माइक्रोन को भी बदल देंगे यहाँ पर। तो 100 पाई गुणे 10 बट्टा पाई गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब इसमें कौन कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई से पाई जो है कैंसिल हो जाएगा और 100 में गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बटा और ये 10 के पावर 6 ऊपर चला जाएगा। तो 10 के पावर यहाँ प्लस जो है ऊपर 6 हो जाएगा, अब प्लस 6 घात ऊपर हो गया और यहाँ 10 में 10 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 है, ऊपर 10 के पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। अब बेटा नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो गया, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, क्या बचेगा यहाँ पर 1000 जो है ओम हो जाएगा। तो यहाँ मान निकला एक्स सी का मान 1000 आ गया और एक्सएल का मान जो है 4000 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है प्रतिबाधा, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रतिबाधा, तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो सभी मान को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4000 है और ये 100 आया, 1000 आया, ठीक ना। एक्सएल की जरूरत होगा, एक्स सी की जरूरत होगा प्रतिबाधा मान निकालने में। तो यहाँ प्रतिबाधा जेड का सूत्र क्या होता है, तो जेड बराबर अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट हो जाएगा और लिखेंगे यहाँ पर आर का वर्ग हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे यक्स एल माइनस यक्स सी का वर्ग होता है। जेड बराबर मान रखेंगे, आर का नाम क्या है इसमें मान दिया गया, तो आर का मान 2000 दिया गया है।
आर का मान क्या है 2000 का वर्ग हो जाएगा प्लस एक्सएल का मान 4000 आया था माइनस एक्ससी का मान जो है 1000 आया था, वर्ग कर लेंगे। आगे लिखेंगे जेड बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ बनेगा 2000 का वर्ग हो जाएगा, 2000 का वर्ग है प्लस 4 में से 1 घटा देंगे, 4000 में से 1000 घट जाएगा तो बनेगा यहाँ पर 3000 का जो है वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ जो है 2000 का वर्ग करेंगे तो 2000 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट जो है, अब यहाँ पर 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर करनी में आपका हो जाएगा आपका 13 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। इसमें से जब बाहर निकलेगा यहाँ पर तो जेड बराबर यहाँ पर जो है 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 जीरो बाहर आ गया, करनी में 3 आ जाएगा और करनी 3 का मान भी रख करके यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो जेड का मान तो आ गया 1000 का जाएगा आपका 1000, करनी में 3 आ जाएगा, प्रतिबाधा हो जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या रहेगा, ओम ही होता है, ठीक ना। प्रतिबाधा का मान निकल गया, या करनी 3 का मान यहाँ पर रख लेंगे तो भी आपका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अब परिपथ में जो धारा निकालना है, परिपथ में क्या निकालना है, परिपथ में धारा निकालना है। तो लिखेंगे आपका परिपथ में धारा। परिपथ में धारा का मान जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा परिपथ में धारा, तो आई बराबर होता है, आई बराबर भी नाट बटा हो जाएगा जेड हो जाएगा। मान रखेंगे भी नाट का मान प्रश्न में कितना दिया था, तो 2828 प्रश्न में दिया गया था और जेड का मान अभी निकाले हैं 1000, करनी में क्या था 3 था। अब यहाँ पे जो है करनी 3 का मान रख लीजिए, 2828 बटा 1000 उतर जाएगा, गुणे करनी 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। अब 1000 से दशमलव हटा दीजिए तो 2828 हो जाएगा। अब बटा जो है 1732 हो जाएगा, 1732 हो जाएगा और 1732 में भाग करेंगे तो लगभग 1.6 एम्पियर आ जाएगा, 1.6 जो है एम्पियर आ गया। तो यह क्वेश्चन पूरा जो है समाप्त हो गया। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था सभी मानों को जो है क्रमशः निकाला गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरक तत्व में अंतर बताना है, अनियय प्रेरण तथा अनियय प्रेरक तत्व में जो है अंतर बताना है। यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे। पहला जो अंतर लिखेंगे स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरक तत्व में अंतर बताना है। तो स्वप्रेरण में क्या अंतर है, तो लिखेंगे आपका एक परिघटना है जहाँ एक कुंडली में धारा बदलने पर उस कुंडली में वैद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह एक परिघटना है जहां एक कुंडली में धारा बदलने पर उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होता है। और स्वप्रेरक तत्व में क्या लिखेंगे, उस कुंडली का वह गुण है जो उस प्रेरक की मात्रा को क्या करता है, मापता है। कहेंगे उस कुंडली की वह गुण है जो प्रेरक की जो है इस प्रेरक की मात्रा को मापता है। मतलब किस प्रेरक को मापेगा, स्वप्रेरक को जो है मापने वाला मापेगा, उसी के लिए उसको कहा गया स्वप्रेरक तत्व। तो यहाँ दोनों अंतर को लिख करके आप लोग 2 बार पढ़ लीजिए, आपका अंतर याद हो जाएगा। अनियय प्रेरण में और अनियय प्रेरक तत्व में क्या अंतर है, कहेंगे वह घटना है जिनमें एक परिपथ में वैद्युत धारा बदलने पर पास के दूसरे परिपथ में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और इसमें लिखेंगे यह गुण है जो इन दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से वैद्युत धारा परिवर्तन के प्रभाव को मापता है। ये दोनों अंतर को जो है ना लिख करके और उसको 2 बार पढ़ दीजिए ना, आपको अंतर जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए टेस्ला बटा एम्पियर बराबर हेनरी बटा मीटर का स्क्वायर। इसको सिद्ध करा करके जो है चेक करेंगे कि मतलब यह इतना के कैसे बराबर हुआ। तो यहाँ पर पहले जो लिखेंगे यहाँ पर एलएचएस, और एलएचएस में क्या लिखेंगे टेस्ला बटा एम्पियर। अब टेस्ला जो मात्रक होता है ये किसका मात्रक, टेस्ला और किसका मात्रक होता है, तो वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और बगल में एम्पियर हो जाएगा। तो वेबर बटा मीटर का स्क्वायर, वेबर बटा मीटर का स्क्वायर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो वेबर बटा मीटर का स्क्वायर कहाँ से आया, तो कहेंगे चुंबकीय फलक से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ना टेस्ला होता है, गॉस भी होता है, वेबर प्रति जो है वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, बी का मात्रक हो गया, बगल में एम्पियर हो गया। अगर वेबर और एम्पियर को मिला दें तो वेबर बटा एम्पियर मिल जाएगा। तो यह क्या बनता है, वेबर बटा एम्पियर हेनरी बनता है। क्या बनता है, हेनरी हो जाएगा। तो ये वेबर बटा एम्पियर हेनरी हो गया और बटा में क्या लाना है मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो वेबर प्रति एम्पियर को मिलाएंगे तो हेनरी बना और नीचे जो है मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यह यल का सूत्र हो जाएगा, मतलब प्रेरक तत्व जो है प्रेरक तत्व यल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल फाई बटा आई होता है। तो डेल फाई बटा आई का मतलब यल होता है, तो इसके जगह पर जो है मात्रक रख सकते हैं। हेनरी प्रति क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है
हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए। अपवर्तन की घटना में आपती तरंगार तथा अपवर्ती तरंगार को स्पष्ट आरेख खींचिए और प्रकाश किरणों को निम्नलिखित माध्यम में गति करती है। वायु से कांच में, जल से वायु में जो है 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे हाइगेंस के तरंग जो है सिद्धांत, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत होता है वह जो है किस पर जो इन्होंने प्रयोग किए थे। तो लिखेंगे या इन्होंने जो हाइगेंस ने जो प्रयोग किए थे, ईथर का या माध्यम का प्रयोग किए थे। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और यह तरंगे प्रकाश के स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग में चलती है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, क्या किस रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और तरंगे प्रकाश से स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती है। तरंग संचरण के लिए हाइगेंस ईथर माध्यम ने बताया था, इसका घनत्व जो होता है ना कम होता है और प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। वायु से अगर कांच की बात करेंगे तो अगर वायु से कांच के लिए जाएगा तो यहाँ वायु से कांच में जाता है तो इधर आपको मुड़ जाएगा, और जल से जब जाएगा तो इधर की तरफ जो है मुड़ जाएगा, मुड़ना है। यहाँ से मुड़ेगा, इसमें वायु से जल की तरफ, वायु से कांच की तरफ जाएगा तो कैसे अपवर्तन हो रहा है, और जल से जो है किस में जाना है, जल से जो है वायु में अगर जाएगा तो क्या होगा, तो जल से वायु में जाएगा तो ये घटना ऐसे होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर बताया गया है कि अगला प्रश्न है कि एक वस्तु काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच अंतर जो है आपको समझाइए। तो काल्पनिक वस्तु और जो है वास्तविक प्रतिबिंब में जो है अंतर बताना है। तो कैसे अंतर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों को वास्तविक मिलन से बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों से के आभासी मिलन से बनता है और पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर पूरे पेपर को जो है लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो पूरे प्रश्नों को इसमें हल करके बताया गया है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।